नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे सीडीपी टॉप 100 क्वेश्चंस की बात करेंगे बाई जयसवाल कोचिंग सेंटर। क्या आप सभी लोग तैयार हैं ये महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन के लिए? पूरा निचोड़ रहेगा सीडीपी बाल विकास का। तो चलिए शुरुआत करते, देर न करते हुए, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, पियाजे जी मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? यौन विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? तो आप सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे जी मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे जी का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत आंका गया है। इन्होंने बालकों के चिंतन तर्कणा के विकास के जैविक संरचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। जीन पियाजे जी के अंतर्गत जो है पहला अनुकूलन, इसके अंतर्गत उन्होंने अनुकूलन, सामधारण, संरक्षण और संज्ञानात्मक संरचना आदि दिया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतर दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? एग्जाम के जैसे ये सारे संभावित प्रश्न हैं। तो जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए का प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। द्विपार्श्विक अंतरण या ब्रास शिक्षा मानव शरीर के दो समान पार्श्वी भाग बाएं और दाएं, जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतर दाएं अंग के सीखने पर या दाएं अंग में लिखे गए कौशल का अंतर स्वतः बाएं अंग पर होता है तो उसे द्विपार्श्वी अंतरण कहा जाता है। जब स्वतः हो जाता है तब की बात कर रहे हैं। आपका अगला प्रश्न, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, जो प्राप्तांक दिया रहता हो उस समूह में जो बहुत बार अगर प्राप्तांक आ रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। और यह सीटेट टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और इसके लिए फार्मूला क्या होता है? प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती बहुलक होता है। इसका सूत्र होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन 3 mn माइनस m। ये इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जब भी क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की बात की जाती है एक ही नाम आता है, स्किनर की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्किनर द्वारा जो है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग करके सीखने का सिद्धांत दिया। इसी प्रकार पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किया जो कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। थर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। और कोयलर ने बंदर चिंपांजी नामक बंदर पर किया था जिसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं। तो चारों ऑप्शंस आए, चारों में से किसी को पूछा जाएगा, आपसे अवश्य बन जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से आपका संबंधित हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा की बात कर रहे हैं। अल्बर्ट बंडूरा दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत से आपका संबंधित हो जाता है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा 1969-71 में यह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलित संश्लेषण है। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम शिक्षक भर्ती एग्जाम को फतेह करना। दोस्तों मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए मानसिक आयु के प्रत्यय की बात कर देते हैं तो बिने और साइमन की बात की जाती है। जी हाँ दोस्तों, मानसिक आयु एक दूसरे की तरह है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने तथा साइमन ने किया था। और मानसिक आयु उसकी बुद्धिलब्ध के लिए मानसिक आयु कितनी होती है या बुद्धिलब्ध कितनी होती है, बुद्धिलब्ध का आईक्यू का फार्मूला क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्धिलब्ध आईक्यू का फार्मूला होता है एम ए मतलब मानसिक आयु बटे करंट एज वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100। ये होता है बुद्धिलब्ध का सूत्र, आईक्यू ज्ञात करने का फार्मूला। और एक प्रश्न अवश्य इस प्रकार का पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? हम सभी लोग जानते हैं कि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों सीखने के नियम है। लेकिन तनाव का नियम आपका यह कोई नियम नहीं। और ये जो तीनों नियम है थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया गया था।
एक मुख्य नियम आता है और एक गौड़ नियम आता है। मुख्य नियम की संख्या 3 है और गौड़ नियम की संख्या टोटल 5 है। ये दोनों चीज़ों को आपको रिमाइंड कर लेना है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो अभी हमने पिछले प्रश्न पर सारे ऑप्शन से बताया था कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, थांडाइक ने बिल्ली पर, ठीक है, बताया था ये सारी चीज़ें आपको। तो क्लास्की अनुबंधन का प्रतिपादन ईपी पावलोव ने किया, जिसमें उन्हें कुत्तों पर प्रयोग किया गया था। बिल्ली पर थांडाइक ने किया, चूहों पर स्किनर ने किया और बंदर पर कोहलर एवं कोफा के द्वारा प्रयोग किया गया था। चारों में से कोई भी पूछा जाएगा आपसे अवश्य बन जाएगा। अगला प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था, नोट कर लीजिए। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ में होता है। इन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नियमित कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया दोस्तों हमारी प्रेरणा कहला जाती है या अभिप्रेरणा कहला जाती है। सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे अभिप्रेरणा होना चाहिए। क्या होगा? अभिप्रेरणा। राइट ऑप्शन होगा अभिप्रेरणा। दोस्तों ये गुड का कथन है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखना अथवा नियंत्रित करने का नियमित करने की प्रक्रिया है। ये एक स्टेटमेंट है और किसके द्वारा दिया गया था? तो गुड के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था, तो ये नोट कर लेना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, दे रहा है स्क्रीन पर है कि विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? विस्मृति यानी भूलने का, जो उसको कम करना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? उसके लिए फार्मूला होता है पुनरावृत्ति। अगर बच्चों में विस्मृति का कम करना है तो पाठ की पुनरावृत्ति यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया और भी आपका इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है कि क्रोध व भय प्रकार है। तो क्रोध और भय किसके प्रकार कहला जाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं क्रोध और भय दोस्तों संवेग के प्रकार हो जाते हैं। मूल कितने टोटल संवेग है सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मूल टोटल आपके कितने संवेग है? 14 संवेगों की बात करेंगे और किसके द्वारा दिया गया? मैकडूगल द्वारा दिया गया है। संवेग कैसी अवस्था होती है? तो संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, बाहरी अंगों में परिवर्तन, ठीक है। तो संवेग एक जटिल अवस्था कहलाती है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? तो जब हम दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करते हैं उसे ही वह आपका अनुकरण कहला जाता है। अनुकरण करना या नकल करना, दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण का समान प्रदर्शन होता है और यह अनुकरण की श्रेणी में आ जाता है। अगला प्रश्न, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी जो हमारा पुराना ज्ञान है, जो हमने पुराना पहले जो सीखा है और जो हम नया कुछ सीखने जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? अगर वह नया सीखने में हमारी मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है, तो वह आपका सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहला जाता है। धनात्मक या सकारात्मक, ये भी आपको ध्यान देना। अगला, सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई चीज़ आप सीखते हैं और उसको स्मरण रखते हैं, लेकिन फिर अगर कुछ दिनों बाद फिर उसे क्या है स्मरण नहीं कर पाते हैं, जैसे साल 6 महीने बार में हो गया, 2 साल में हो गया, फिर आप उसको स्मरण नहीं कर पाते हैं। जैसे डीएड बीएड में आपने कुछ पेडागोजी पढ़ी होगी, ठीक है, या पिछले वर्ष आपने तैयारी की होगी, तो कुछ चीज़ें जो पढ़ी होगी वो आप स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, वह असफलता जो कहलाती है उसी को ही दोस्तों विस्मृति कहा जाता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन पे बात किया था। आपका अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्ध का बालक क्या माना जाएगा? अकॉर्डिंग टू टर्मन, तो टर्मन के अकॉर्डिंग 90 से 100 जो बुद्धिलब्ध बालक होगा
वह समान बुद्धि माना जाता है। वैसे देखिए 91 से लेके 109 तक जो है समान बुद्धि की कैटेगरी पर आ जाता है वैसे, और 100 के आसपास होगा तो वह सभी लोग पता है समान बुद्धि की कैटेगरी पर ही आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। हल का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? तो प्रोफेसर हल का जो सिद्धांत है ये दोस्तों किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। जो किशोरों का मनोविज्ञान है आपके प्रोफेसर हल का सिद्धांत वह व्याख्या करता है। देखिए किशोरों का मनोविज्ञान हाल ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पहल अमेरिका में किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया। हाल के अनुसार किशोरावयस्क जो होता है, किशोरावस्था जो होती है आंधी तूफान की अवस्था होती है, ये तनाव व तूफान की अवस्था। तो तनाव और तूफान, आंधी तूफान शब्द है तो किसका कहना है? प्रोफेसर हॉल का कहना है। ये भी लोगों को नोट कर लेना है, कई बार स्टेटमेंट और कथन भी पूछे जाते हैं। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को इनमें से किसने महत्व दिया था? तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास में जिसने भी महत्व दिया है वह आपके कहला जाते हैं फ्रायड। क्या हो जाएंगे? फ्रायड की बात करेंगे। फ्रायड ने मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया था। इन्होंने इद ईगो सुपर ईगो की अवधारणा की, और इद ईगो सुपर ईगो से एक प्रश्न अवश्य आता है, आप ये भी जानते हैं। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो सभी लोग जानते हैं डब्ल्यू वुंट। जी हाँ दोस्तों, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान का प्रक्रम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में की थी, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्यक्ष संवेदना दी और मानसिक क्रियाओं का भी इसमें अध्ययन किया गया था। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्दीमर की बात करेंगे। जी हाँ, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के आधारशिला 4 जर्मन वैज्ञानिक ने रखी थी, मैक्स वर्दीमर, गोल्फमैन कोहलर, कुर्ट कोफा एवं लेविन की बात करेंगे। साथियों अगला प्रश्न है संगणन सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित हो जाता है? तो जो आपका संगणन का सिद्धांत है ये आपके स्मृति से संबंधित हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है छेद सिद्धांत इनमें से किस वर्ग का सिद्धांत कहला जाता है? तो जो छेद का सिद्धांत है दोस्तों वह आपके गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञानियों का सिद्धांत कहला जाता है। आप सभी लोग जानते हैं अधिगम संबंधी छेद सिद्धांत लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। लेविन का छेद सिद्धांत समान शब्दावली में यह कहता है मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में B बराबर FPE द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम किसकी बात करेंगे? लेविन की बात करेंगे। अगला है खाली स्थान बैटरी का प्रयोग इनमें से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बुद्धि बैटरी का प्रयोग इनमें से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो बुद्धि बैटरी का प्रयोग किसके लिए? बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा बुद्धि भाटिया बैटरी परीक्षण। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था और यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। किस प्रकार का था? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, जो भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, अभिक्रमयोजित प्रत्यय का किसने दिया? तो स्किनर ने दिया था। जी हाँ, अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। दोस्तों जिस प्रकार पावलोव का नाम क्लासिकल अनुबंधन से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार स्किनर का नाम संवेगात्मक अनुबंधन से जुड़ा हुआ है। संवेगात्मक अनुबंधन को क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को नोट कर लेना। आपका अगला प्रश्न है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे जो है अधिगम कहा जाता है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे ही अधिगम कहते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो संज्ञान होता है वह गिलफोर्ड के सिद्धांत की बुद्धि का हिस्सा हो जाता है। गिलफोर्ड का सिद्धांत, गिलफोर्ड 1907 का विचार कि बुद्धि के सभी तत्वों को 3 बीमाओं में सुसंगठित किया जा सकता है। पहली बीमा है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है उत्पादन, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु अगर 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध कितनी होगी? तो IQ का फार्मूला होता है MA, मानसिक आयु 10 वर्ष है, 8 वर्ष उसकी वास्तविक आयु है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर लीजिए, 1000 में 8 का भाग कर दीजिए, ये डायरेक्ट सीधे 4 दूनी 8, 25, 2 पंचे 25 पंचे 125। तो 8 वर्ष की सुधीर की मानसिक आयु अगर 10 वर्ष है तो एक बुद्धि लब्ध उसकी हो जाएगी 125, क्योंकि बच्चा तो 8 वर्ष का है सुधीर, लेकिन उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष बच्चे के बराबर है, यानी अत्यधिक है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? संवेग का ऐसा सिद्धांत जो इस विचार को माने कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है, और वह कहलाता है जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग पहले संवेगात्मक व्यवहार होता, इसके बाद संवेगात्मक अनुभूति होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता है तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो जब आपकी इच्छा और आवश्यकता हो उसमें रुकावट आ जाए और उस पर रुकावट होने के बाद जो आपके मन के अंदर संवेग का तनाव उत्पन्न होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कुंठा के नाम से जाना जाता है। कुंठा जो है मैकडूगल के 14 जो संवेग बताए गए हैं उनमें से एक है, यानी किसी इच्छा की पूर्ति न होना कुंठा संवेग की उत्पत्ति हो जाती है। अगला प्रश्न, कोलबर्ग के सिद्धांत इनमें से किस विकास से आपका संबंधित हो जाता है? कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वह आपके नैतिक विकास से संबंधित हो जाता है। जब भी नैतिक शब्द आएगा कोहलबर्ग का नाम अवश्य आएगा। आप सभी लोग जानते हैं समाज से अपने संबंधों के बारे में व्यक्तित्व दृष्टिकोण पर कोलबर्ग ने सामाजिक परिपेक्ष पर बल दिया है। कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समांतर चलता है। कोलबर्ग ने क्या तर्क दिया कि जो नैतिक विकास है यह संज्ञानात्मक विकास के ही समान या बराबर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक कोई शर्त नहीं होती है। थांडाइक का सिद्धांत इनमें से कौन सी श्रेणी में आता है? तो थांडाइक का जो सिद्धांत होता है वह आपके किस श्रेणी में आता है? तो थांडाइक का सिद्धांत आपके व्यवहारात्मक श्रेणी पर आ जाता है। व्यवहारात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत थांडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी थे, अतः उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों में अनुकूल की है। थांडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत भी दिया था, जिसका प्रयोग उन्होंने बिल्ली के ऊपर भी किया था, जो आप सभी लोग जानते भी। थांडाइक, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक है जहाँ अक्सर 4 से 5 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? तो सीखने का जो वक्र होता है वह सीखने के प्रगति के सूचक होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सीखने की मौलिकता गत्यात्मक एवं रचनात्मकता सृजनात्मकता कार्यों से संबंधित होती है, अतः सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। अगला, व्यक्ति का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो आप सभी लोग जानते हैं बंडूरा और वाल्टर की बात की जाती है। बंडूरा और वाल्टर ने व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1977 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, मिरर ड्राइंग परीक्षण इनमें से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो जो मिरर ड्राइंग परीक्षण होता है वह अधिगम के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, कौन है दोस्तों? कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है?
तो जो माध्यिक होती है वह केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप कहलाती है। अगला प्रश्न है जो बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, इनमें से कौन शेष से भिन्न है। कई बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए टीएटी, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रा एंड माइंड टेस्ट, ये तीनों सेम है, लेकिन 16 पीएफ परीक्षण इनमें से आपका भिन्न हो जाता है। क्योंकि जो टीएटी है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है और ड्रा एंड माइंड टेस्ट है, ये तीनों जो है प्रक्षेपी तकनीकी कहला जाती है। जो 16 पीएफ परीक्षण है यह आपका व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट कहला जाता है, ना कि व्यक्तित्व परीक्षण। यह 16 पीएफ कैटल द्वारा निर्मित एक व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है, ना कि कोई प्रक्षेपी। तो व्यक्तित्व परीक्षण 16 पीएफ एक टेस्ट है और बाकी जो दिए गए हैं कि टीएटी, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रा माइंड टेस्ट, ये तीनों आपके क्या हो जाते, प्रक्षेपी तकनीकी हो जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से शेष कौन सा भिन्न है। तो शायद प्रश्न रिपीट हुआ है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे, कौन थे दोस्तों। अगर आपको पता है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करते रहिए, प्रिपरेशन जारी रखिए। तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे। तो आप सभी लोग जानते हैं हैविंग हस्ट की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट हैविंग हस्ट, नोट कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का जो है निर्माण किया। किसने किया है, तो टोरेंस ने किया था। पहला ऑप्शन सही कर लीजिए। यह साथियों, टोरेंस सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण 1971 में किया गया था और यह अत्यधिक व्यापक प्रयोग भी किया गया था। अगला प्रश्न है खाली स्थान अधिगम के प्राथमिक नियमों से एक कौन सा कहला जाता है। प्राथमिक नियमों से एक कहला जाता है प्रभाव का नियम। अधिगम का प्राथमिक या मुख्य नियम कह सकते हैं। 3 नियम हैं, प्रभाव, तत्परता, अभ्यास और गौड़ नियम 5 है, जो थर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। अगला प्रश्न है इनमें से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। तो अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग जो है आपके केस अध्ययन विधि में या केस स्टडी विधि में किया जाता है। अगला प्रश्न है जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तब उसे क्या कहते हैं। तब उसे दोस्तों अधिगम अंतरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है जी वालस के अकॉर्डिंग सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कौन सा होता है। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का जो प्रथम चरण कहलाता है वह कहलाता है उपक्रम। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपक्रम हो जाएगा। प्री प्रिपरेशन, उपक्रम को क्या बोला जाता है, प्री प्रिपरेशन। उपक्रम के बाद क्या होता है, उपक्रम के बाद उद्भव होता है, इसके बाद उद्भाषण होता है और फिर बाद में मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्रयत्न और भूल का जिक्र होगा, मतलब हम थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक की बात करें। प्रयत्न भूल थॉर्नडाइक कब किया गया था, ये दोस्तों 1898 में बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा देने वाले कौन है। तो परिभाषा देने वाले G.W. एल्पोर्ट महोदय जी। G.W. एल्पोर्ट यह परिभाषा ने व्यक्तित्व संबंध में 1937 में यह परिभाषा दी थी। दोस्तों सीखने में पलायन किस पर आधारित होता है। सभी लोग जानते हैं सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बनन पर आधारित होता है। कोई बच्चा आपसे ट्यूशन पढ़ने आ रहा है लेकिन कुछ महीनों बाद वह दूसरे टीचर के पास जाने लगता है, तो कौन सा पुनर्बनन हो जाएगा आपके लिए, नकारात्मक पुनर्बनन हो जाएगा।
यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो विद्यालय कभी कभी अथवा नहीं आते, पलायन कर जाते, छोड़ जाते हैं। अगला प्रश्न, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइए। उसे ही स्वर विज्ञान कहा जाता है। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं। देखिए, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग स्मृति का आयाम होता है पुनः स्मरण, धारण, पहचानना, लेकिन तर्क करना आपका नहीं होता। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, 4 तरह की उपक्रियाएं होती हैं, क्योंकि स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है। 4 तरह की उपक्रियाओं में पहली क्रिया सीखना, दूसरा चारण करना, तीसरा प्रत्याहान और चौथा होता है पहचान करना। अगला प्रश्न है, टीएटी किसके द्वारा बनाया गया था? टीएटी एक परीक्षण है और ये दोस्तों परीक्षण मुरे के द्वारा बनाया गया था। डी आप 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? कोई लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में अगर कोई आपका बाधा आ जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे दोस्तों कुंठा बोला जाता है। एक प्रश्न हम कर भी चुके हैं इससे रिलेटेड। अगला है, आँख के रंग को कौन सा कारक जो है प्रभावित करता है? तो आँख का जो रंग होता है वह आनुवंशिकता को प्रभावित करता है। तो साथियों 50 क्वेश्चंस यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। 50 क्वेश्चंस और कंप्लीट करेंगे। टोटल 100 सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से संभावित प्रश्न है, एक्सपेक्टेड। अगला प्रश्न दिया गया है, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित होती है? तो आधार आयु जो होती है वो दोस्तों आपके बुद्धि के मापन से संबंधित हो जाती है। आप सभी लोग जानते हैं बुद्धि के आधार पर आयु वास्तविक आयु के समीकरण में बुद्धिलब्धि ज्ञात की जाती है। इसका फार्मूला सभी लोग जानते हैं, बुद्धिलब्धि आधार यहाँ पे वास्तविक 100 माना जाता है और इसे जो है विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण होगा? यानी डांट उसे शिक्षक द्वारा मिलती है तो गुस्सा वहाँ होकर घर में अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वह आपके विस्थापन कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित हो जाता है? तो सभी लोग जानते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत का जब भी जिक्र होता है एक ही नाम आता है, कोहलर। जहाँ दोस्तों कोहलर एवं कोहवा सीखने से गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किया था। कोहलर और कोहवा की बात कर रहे हैं दोस्तों। इरोज शब्द यह संबंधित है, तो यह इरोज जो शब्द है यह आपके किससे संबंधित हो जाता है? तो दोस्तों जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित हो जाता है। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को 2 भागों में बांटा है, एक जीवन मूल प्रवृत्तियाँ और दूसरा बांटा है मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोज तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अहम निर्देशित होता है। तो अहम दोस्तों किसमें निर्देशित होता है? तो अहम जो है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम जो होता है यह पार्श्विक इच्छाओं पर होता है और पराअहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तीनों चीज़ें जान लीजिए, अहम जो होता है वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, इदम पार्श्विक इच्छाओं और पराअहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है।
ये दीर्घो सिपर युगो आपने पढ़ा होगा। अगला किसका? लिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा? दोस्तों, इससे प्राणी में भूख कम हो जाती है। कालिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई दे दी जाने से प्राणी में भूख की कमी हो जाती है। इससे क्या है, प्राणी को भूख बहुत कम लगती है। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? एक 16 वर्षीय बच्चा है, 75 अंक प्राप्त कर रहा है, यानी यहाँ पे 75 बराबर यहाँ पे निकालना है। 16 वर्षीय बच्चा है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए। यानी कि बराबर जब का आपको डिफिनेशन यहाँ पे करेंगे तो बुद्धि परीक्षण में 16 75 तो 75 गुणे 16 होगा बटे 100 हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, 25 तीन 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4 चौक 16, 4 तीन 12 आ जाएगा। तो उसकी मानसिक आयु क्या हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका में तंत्र होते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है उसमें जो तंत्र होता है वह मस्तिष्क तथा मेरुदंड होता है। क्या होगा? मस्तिष्क तथा मेरुदंड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक कहलाती है। तो मनोग्रस्ती बाध्यता जो विकृति होती है वह आपकी चिंता विकृति एक कहला जाती है। मनोग्रस्ती मतलब चिंता। मनोग्रस्त एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी बराबर किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को ना चाहते हुए भी मन में दोहराता रहता है। रोगी ऐसे विचारों को अर्थहीनता, असंगतता, अतार्किक स्वरूप भली भांति समझता है और उससे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आकर उसे मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं। तो एक चिंता विकृति कहला जाती है। ठीक है, मनोग्रस्ती बाध्यता की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो सभी लोग जानते हैं ये दोस्तों युंग के द्वारा दिया गया था। युंग जो है अचेतना को दो भागों में बांटा है, एक होता है व्यक्ति अचेतन, दूसरा होता है सामूहिक अचेतन। अगला प्रश्न है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो वह मापनी क्या कहलाती है? अनुपात मापनी कहला जाती है। अनुपात मापनी मानव व्यवहार की बुद्धि क्षमता मापने का एक यंत्र होता है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। अगला, फ्राइड के अनुसार हमारे मूलों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड हमारे मूलों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? पराअहम में होता है। आप सभी लोग जानते हैं सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के मापन के सिद्धांत में उन्होंने व्यक्तित्व के दो घटक माने। सिगमंड फ्राइड, पहला होता है अचेतन, दूसरा होता है इदम अहम अत्यहम या पराहम। और आप सभी लोग जानते हैं कि इदम अहम पराहम इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व दिया फ्राइड ने। फ्राइड के अनुसार जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ समन्वित होकर कार्य करते हैं तब व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समन्वय स्थापित कर लेता है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। ये किस व्यवहारवादी ने कहा है? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, वाटसन ने कहा है। वाटसन व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। वाटसन का मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख स्थान माना गया है, स्थान दिया भी गया है। व्यवहार का परिवर्तन कर मानव विकास किया जा सकता है। इनका प्रमुख कथन था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ।
ये कई बार स्टेटमेंट कथन पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो ध्यान आकर्षित होने में दोस्तों उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति की लालसा भी उतनी अधिक होती है। इस स्थिति में इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए मनोयोग में ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला है, किस छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होती। क्या होती है? प्रेरणा। क्योंकि प्रेरणा के संकल्पना अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। मैस्लो के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होता है और मानव की आवश्यकता उसी रुचियों की पूर्ति करने में सहायक होती है। फ्राइड के अनुसार विस्मरण का अर्थ यहाँ पे दिया गया है। तो फ्राइड के अकॉर्डिंग जो सही है विस्मरण का अर्थ होता है कि विस्मरण वह प्रकृति है या वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विस्मरण क्या प्रवृत्ति है? जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विस्मरण वह प्रकृति है अकॉर्डिंग टू फ्राइड। अगला प्रश्न है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR आपने पढ़ा भी होगा। यह किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है? तो SOR दोस्तों वुडवर्थ के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है। स्टिमुलस ऑरेंज रिस्पॉन्स आपने पढ़ा होगा। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा कौन सी होती है? तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि हमारा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि किसी विषय वस्तु में जितनी अधिक रुचि इंटरेस्ट होगा उद्दीपन क्रिया उतनी ही तीव्र होती है और उस विषय वस्तु पर ध्यान भी केंद्रित होता है। अगला, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों सीखने में स्थानांतरण कहला जाता है। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को ही सीखना कहते हैं। आप जानते हैं यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और उसे काटते ही उसको तीखा ज्ञान होता है और रोने लगता है, इसलिए वह मिर्च को फेंक देता है, फिर उसके पास कभी भी नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है, अनुभव मिल जाता है, सीख मिल जाती कि लाल मिर्च कड़वी होती है। अर्थात मनोविज्ञान सिम्पसन ने यहाँ पर कहा, स्टेटमेंट दिया है कि व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभव का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपनाने वाली स्थिति का भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। अगला, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है साथियों? वह आपका स्तंभ आकृति कहला जाती। कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। दोस्तों, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो वह अवस्था कहलाती बाल्यावस्था। बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में होता है। अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था में मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और प्रवृत्ति किशोरावस्था में आते आते फिर वह धीरे धीरे धीमा होने लगता है। अगला, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का अधिकांश जो व्यवहार होता है वह किस पर आधारित होता है? वास्तविकता पर आधारित होता है। आप सभी लोग जानते हैं बच्चा रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना, ये सब सारी चीज़ें होती मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है और यह अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन प्रभावित करती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना गया है। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया है? या सीधा कह सकते हैं कोहलर ने चिंपांजी या वनमानुषों पर प्रयोग किया। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक वुल्फगांग कोहलर को जाता है, जिसे अपनी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ ओपेस में 1925 में प्रस्तुत किया है। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष सुल्तान नामक चिंपांजी पर इन्होंने किया है। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होता है। इसलिए कल्पना आपकी अधिक होनी चाहिए, सोच अधिक होनी चाहिए, सोच ऊंची होनी चाहिए।
यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्ध वाले बच्चे में भी उच्च होगा। क्या उच्च होगा, सभी लोग बताइए। तो यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्ध वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था। देखिए, प्रभाव का नियम आता है तो सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात करेंगे, थांडाइक की बात करते हैं। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम किसने दिया, थांडाइक मनोवैज्ञानिक ने दिया। अभ्यास का नियम प्रभाव के नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है तथा असंतोष उत्पन्न होने पर कार्य को नहीं करना चाहता। ये अभ्यास का होता है। और प्रभाव के नियम को अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में लागू करने के लिए मुख्यतः दो कार्य करने अति आवश्यक होते हैं। पहला कार्य होता है शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करें ताकि छात्रों में अधिगम के प्रति क्या है, अभिरुचि बढ़ जाए। अगला, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं पुनः सीखना विधि, पहचान विधि, प्रत्यय नहीं किया जाता, लेकिन तार्किक विधि का उपयोग जो है स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं स्मृति वह भंडारण क्षमता होती है जहाँ पर पूर्व की विषय वस्तु को याददाश्त के रूप में संचित किया जाता है और आवश्यकतानुरूप उसे जो है तत्कालीन परिस्थितियों में फिर याद किया जाता है। अगला है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया। टीएटी परीक्षण आपने पढ़ा होगा, ये किसके द्वारा किया गया था, मुर्रे के द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी यह व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है। इस परीक्षण का विकास वर्ष 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक M.A. मुर्रे द्वारा किया गया था। टीएटी परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। कितने कार्डों का, 31 कार्डों का, जिसमें एक कार्ड सादा रहता है। परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग चित्र बने होते हैं। प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। कितने, 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या होता है, तो सबसे बड़ा योगदान होता है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। देखिए, सभी लोग जानते हैं व्यक्तित्व सिद्धांत, समन्वय, निरंतरता, ये तीनों वृद्धि और विकास से संबंधित हो जाते हैं, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं होता है। इसलिए करेंट क्वेश्चंस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर और प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नलिखित जिसे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित प्रक्रिया रहती है। निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत जिसे हम एकीकरण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत और विकास का सिद्धांत आपका। ठीक है, तो विकास के क्रम का सिद्धांत और वर्गीकरण का सिद्धांत। यहाँ पे वर्गीकरण का जो सिद्धांत दिया गया है ये आपका संबंधित नहीं होता है विकास के सिद्धांत से। आपका जो विकास का क्रम सिद्धांत या वर्गीकरण का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत आपका नहीं होता है, बाकी होते हैं। अगला, कक्षा शिक्षण में 8 पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। तो कक्षा शिक्षण में जो पाठ प्रस्तावना के सोपान सीखने के जिस नियम पर आधारित होते हैं वह नियम आपका तत्परता का नियम कहलाता है। ठीक है, तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। इस नियम के तहत जो कार्य किए जाने चाहिए वह यह कार्य है कि शिक्षकों को बालकों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए जिससे उनकी तत्परता का ज्ञान हो सके, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है, बालकों को तत्परता के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ पूर्व पाठ के कुछ 3 प्रश्न पूछकर नवीन पाठ आरंभ करनी चाहिए। जो हमने पुराना पढ़ाया है उनके कुछ प्रश्न पूछिए, इसके बाद नवीन पाठ जो है प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि भाटिया ने यहाँ पे बताया है, भाटिया के अकॉर्डिंग तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेने होता है। अगला है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान इनमें से कौन सा कहला जाता है, और वह कहला जाता है प्रत्यक्षीकरण।
संप्रत्यय संकल्पन निर्माण में सोपान में पहला होता है प्रत्यक्षीकरण, फिर विभेदीकरण, पृथक्करण, सामान्यीकरण। तो प्रथम हमारा प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। अगला प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दोस्तों आपके बंडूरा के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला दिया गया कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, इनमें से किस विधि के सोपान दिए गए हैं? तो ये दोस्तों आपके आगमन विधि के सोपान दिए गए, क्योंकि आगमन में पहले क्या होता है? उदाहरण होता है, ठीक है, तो सबसे बड़ा है। और निगमन में पहले नियम होता है। तो दो चीज़ें सिंपल तरीके से समझ लेना है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन कहलाते हैं? जी हाँ, अवधान की बात कर रहे हैं। तो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ जो निर्धारक होते हैं, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति कहलाते हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अवधान के आंतरिक जो निर्धारक हैं, अभिरुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता, प्रशिक्षण, अर्थ, ये सारे निर्धारक कहलाते हैं। दोस्तों बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र माना गया है। तो बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन को माना गया है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? देखिए, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, वह कहलाता है डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाएगा? डाउन सिंड्रोम कहला जाएगा। कोहल वर्ग के परंपरागत स्तर पर बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक तंत्र का अस्तित्व बनाए रखने के लिए नियमानुसार व्यवहार करता है। अगला, कोलवर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा जो है निर्धारित होती है? बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, और वह कहलाता है पूर्व पारंपरिक अवस्था। कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता जो है बाह्य कारकों द्वारा जो है होती है। तीन प्रमुख अवस्थाएं दी। एक होता है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे हम प्राक रूढ़गत स्तर कहते हैं। एक होता है परंपरागत स्तर, जिसे हम रूढ़गत नैतिक स्तर कहते हैं। और तीसरी होती है उत्तर रूढ़गत स्तर, जिसे पूर्व परंपरागत अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम दिया गया है? ये कई बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। इसका सही क्रम होता, पहले अंडाणु बनता है, फिर शुक्राणु, फिर दोनों का युग्मनज होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट में सारी प्रक्रिया होती है। डी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं सर्वप्रथम गर्भाधान क्रिया दौरान सर्वप्रथम अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद ब्लास्टोसिस की क्रिया द्वारा शिशु का निर्माण शुरू हो जाता है। दोस्तों अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये व्यक्तित्व के वर्गीकरण है। किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? युंग के द्वारा किया गया है। ये जो वर्गीकरण है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। किसके द्वारा किया गया है? तो युंग के द्वारा जो है किया गया है। युंग एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण किया और बताया कि व्यक्तित्व जो होता है तीन प्रकार से होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अगला, खाली स्थान किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है? तो सभी लोग जानते हैं वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजाए हुए है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह कथन दोस्तों आपके वुडवर्थ के द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो मनोलैंगिक विकास की अवस्था में जो सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल है वह किस वर्षों के संबंधित हो जाता है? वह 6 से यौवन तक आपका संबंधित हो जाता है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। इस विकास के सिद्धांत के अनुसार सुप्तावस्था तक वर्ष अंतराल 6 वर्ष से लेकर किशोरावस्था अर्थात यौवन तक होता है।
अगला, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों एरिक एरिक्सन की बात करेंगे। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक एरिक्सन ने किया था। और विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे माता पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। खाली स्थान के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। किसके अकॉर्डिंग है? सभी लोग बताइए, कई बार जिक्र हो चुका है। हम बात करेंगे सिगमंड फ्रायड। जी हाँ दोस्तों, मिसप्रिंट है, फ्रायड लिखा हुआ है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो किसका मानना है? स्किनर। स्किनर व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भी जो है भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा ही सीखी जाती है। अगला, इनमें से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, लेकिन प्रसार ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अधिगम में प्रथम व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? थार्नडाइक ने किया था, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद अगला प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा कहलाता है? मापन के स्तरों में देखा जाए तो सबसे अच्छा मापन कौन सा कहलाता है? वह कहलाता है अनुपात। यह दोस्तों, मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि होती है, जिसमें 2 या अधिक तत्वों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। इसमें मापन में जो त्रुटि की संभावना न्यूनतम रहती है, यानी कम से कम रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? सभी लोग बताइएगा। सभी लोग जानते हैं, इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 16 पीएफ परीक्षण। यह व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण आपका नहीं होता है। बाकी टीएटी, रोसा शाही धब्बा परीक्षण, शब्द साचर परीक्षण, ये तीनों व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण हैं। ठीक है, जो 16 पीएफ परीक्षण कहलाता है यह प्रक्षेपी न होकर आपका अप्रक्षेपी कहला जाता है। और अगला प्रश्न है जो मॉक क्वेश्चन रहेगा, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? अब्राहम मैस्लो, वाटसन, कोहलर या ईपी पॉलॉव के द्वारा? ये सभी के लिए मॉक क्वेश्चन दिया जा रहा है, होमवर्क है आप सभी के लिए। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। साथ ही साथ ये टॉप 100 क्वेश्चन सीडीपी बाल विकास के कैसे लगे, सभी लोग फीडबैक करके बताइए। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के डर से। मैं मिलता हूँ आपकी अगली क्लास में। बाकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, ज्वाइन कीजिए। सीडीपी बाल विकास की प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, तैयारी पक्की कीजिए और एग्ज़ाम को फतेह कीजिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।